सबसे पहला एजेंडा जो आज का हमारा है वो महाराष्ट्र की एनसीपी की राजनीतिक उठापटक से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र की सियासत के लिए शरद पवार के लिए आज का दिन काफी महत्वपूर्ण। चाचा भतीजे के शक्ति प्रदर्शन में विधायकों और सांसदों की भी अग्नि परीक्षा। दोनों गुट अपने को असली एनसीपी बता रहे हैं। अजित पवार ग्रुप का 42 विधायकों का दावा है तो शरद पवार अपने कैडर के भरोसे इस लड़ाई को जीतना चाह रहे हैं। अजित पवार ने कहा है कि किसी की भी सदस्यता नहीं जाएगी। वो आश्वस्त हैं कि विधायकों की संख्या उनके पास है और दल बदल कानून लागू नहीं होगा। लेकिन दोनों गुट चुनाव आयोग के सामने भी अर्जी लगा चुके हैं, क्योंकि फूट होने की स्थिति में चुनाव आयोग को ही सिंबल और नाम को तय करना है कि नाम एनसीपी और घड़ी छाप किनके पास रहेगा। करीब 1 साल पहले महाराष्ट्र से ही जुड़े एक मामले में चुनाव आयोग के पास आज भी असली शिवसेना को लेकर संघर्ष जारी है। दोनों गुटों में, उद्धव गुट और शिंदे गुट में। शरद पवार और अजित पवार की अलग अलग बैठकों में आज तय हो जाएगा कि आखिर कितने विधायक किनके पास हैं। दोनों गुटों में कानूनी प्रक्रिया पूरी करने की भी दिलचस्पी है। और इस बीच महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी की सियासत में इसे एक महासंग्राम के रूप में देखा जा रहा है। अजित पवार के साथ 9 विधायक शिंदे सरकार में शामिल हो चुके हैं, लेकिन एक और खबर आ रही है कि कांग्रेस में भी कुछ है। टूट की खबर, कांग्रेस में भी असंतोष है। बैठकों का दौर जारी है। एकनाथ शिंदे भी अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और शिंदे ग्रुप में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर दबाव भी बन रहा है कि उनके कुछ और विधायकों को मंत्री बनाया जाए। 70 के दशक की बात कीजिए। अपनी ही पार्टी के कांग्रेस के साथ बगावत करके शरद पवार ने उस समय कांग्रेस के आला कमान को चुनौती दी थी, लेकिन देखिए आज इतिहास दोहरा रहा है। आज शरद पवार के परिवार के अंदर ही हुई बगावत ने उन्हें फिर से संघर्ष करने के लिए मजबूर कर दिया है और इस उम्र में शरद पवार सड़क पर संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं। हमारे साथ शिशिर शेलार फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं मुंबई से और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़ रहे हैं। मैं पहले अपडेट लेता हूं शिशिर शेलार से। शिशिर, सबसे पहली बात, आज दोनों गुटों ने अपनी अपनी बैठक बुलाई है। क्या आज तस्वीर साफ हो पाएगी शिशिर कि कितने विधायकों का किस गुट को समर्थन है? देखिए, इस वक्त महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो एनसीपी के दोनों तरफ से जो है जंग की शुरुआत हो चुकी है। मतलब चाचा की तरफ से भी और भतीजे की तरफ से। हालांकि कई खुलासे आज के बैठक में अजित पवार ने किए हैं शरद पवार को लेकर। हालांकि उनका पूरा जीवन पटरी लोगों के सामने रख दिया, किस प्रकार से शरद पवार ने शुरुआत की अपने करियर की और कैसे कैसे। हालांकि जी लगता है शिशिर से हमारा संपर्क कट गया है, लेकिन विनोद मिश्र हमारे सलाहकार संपादक हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जो ये चाचा और भतीजे की आज की लड़ाई है, क्या आपको लगता है कि आज तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी? क्योंकि अजित पवार का अभी हम फ्लैश देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि मुझे मजबूर ना करें, मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। तो अजित पवार कुछ ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं क्या इस बार? लाल जी, ये देखिए, थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में देखना होगा इन चीज़ों को कि ये बगावत की शुरुआत तो सबसे पहले शरद पवार ने ही शुरू की थी। याद कीजिए 1970 में जब पहली बार वो बगावत करके चीफ मिनिस्टर बने थे जी, तो उनके जीवन में ये बगावत कोई ऐसा नहीं है कि ये परिवार ही उनके खिलाफ में बगावत किया है। ये सबसे चौंकाने वाली बात है। कभी पार्टी के खिलाफ उन्होंने बगावत की थी और आज अगर उनके खिलाफ में बगावत हुई है तो ये चौंकाने वाली बात नहीं है। राजनीति में आप इसको कह सकते हैं कि हर कोई अपने वक्त का इंतजार करता है। लेकिन आज जो हो रहा है वो सबसे बड़ी बात यह है कि शरद पवार जिस चुनौती को लेके सामने में है और उसी चुनौती को लेके वहां अजित पवार भी है, उन्हीं के परिवार से उनके भतीजे हैं। अब ये नंबर गेम का खेल है और नंबर गेम के खेल में आप ये सोचिए सीधे सीधे ये कानूनी प्रक्रिया के साथ में उलझी है। कानूनी प्रक्रिया आप इसे कह सकते हैं कि इसमें नंबर्स चाहिए, जिसमें दल बदल कानून जो है वो किसी भी लागू होता है तो वो शायद अजित पवार के लिए भी आने वाले समय में मुश्किल खड़ा कर सकता है और शरद पवार के तो पार्टी के अस्तित्व का ही सवाल है। तो इसलिए अब ये जो है दोनों अपने अपने तर्कों के साथ में खड़े हैं कि नंबर्स किसके साथ है। अभी जैसा कि अभी आप सुन रहे थे, अभी जो अजित पवार का चल रहा था तो अजित पवार खुले रूप से सारी चीजें रख रहे थे। आप ये देखिए, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि दोनों के मीटिंग
मीटिंग में, जो एमआईटी में एक मीटिंग है और एक मीटिंग जो उनके कन्वेंशन सेंटर में है शरद पवार का, और दोनों जगह पोस्टर शरद पवार के ही हैं। मतलब दोनों ये कह रहे हैं कि एनसीपी में कोई टूट नहीं है। जो दावा शरद पवार का है कि एनसी ओरिजिनल हमारे साथ है, वही दावा अजीत पवार का भी है कि पूरी की पूरी एनसीपी उनके साथ है। रही बात नंबर्स गेम के लिए, तो जो अभी कहा जा रहा है कि उनके साथ में 12+ ऐसे लोग एमएलसी और एमएलए उनके पास में जुटे हैं, तो इनके पास भी दावा है कि 35 से ज्यादा जो एमएलए और एमएलसी जो है उनके साथ में है। रही बात कानूनी पक्ष की, जब बात करते हैं, क्योंकि ये सारा मसला इलेक्शन कमीशन में जाएगा, तो वो नंबर्स के लिए वो एक एफिडेविट भी ले रहे हैं। जो छगन भुजबल का क्लेम है कि 45 के आसपास जो विधायक हैं, उन्होंने एफिडेविट दिया है कि वो अजीत पवार को अपना नेता मानते हैं। ठीक है लालचंद जी, ठीक, लौटता हूं आपके पास। शिशिर भी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। शिशिर से जरा मैं अपडेट लेता हूं। शिशिर, ये आज दोनों गुटों की जो बैठकें हैं, किस समय ये बैठकें हैं और कहां पर ये बैठकें हैं, और क्या कुछ ये पता चल पा रहा है? क्योंकि शरद पवार इस बार समर्थन की बात जो है वो स्टैम्प पेपर पर भी ले रहे हैं, ऐसा सुनने में आया है। लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार अजीत पवार पहले भी निकलने की कोशिश कर चुके थे, लेकिन इस बार अजीत पवार थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं विधायकों की संख्या को लेकर? शिशिर, इस वक्त अगर संख्या की बात करें तो संख्या अजीत पवार की बैठक में अगर देखा जाए, बड़ी संख्या में विधायक भी थे, सांसद भी थे, और साथ ही साथ पार्टी कार्यकर्ता थे, जिसमें जिला परिषद से लेके एक स्थानीय लेवल से लेकर बात करें तो कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद थे। और अमूमन अगर देखा जाए अजीत पवार की पूरा अगर उनका चित्र देखा जाए तो ऐसी उनकी है कि वो लोगों के साथ ज्यादा जुड़ते, खासतौर पर कार्यकर्ताओं के साथ ज्यादा जुड़ते, और इसीलिए यहाँ पर वो बड़ी तादाद में दिखाई दिए। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात ये रही कि हालांकि अभी जो प्रक्रिया रहेगी उसमें काफी टेक्निकलिटीज होगी, उसके पास क्या नंबर है, लेकिन जुबानी जंग भी तेज हो चुकी है, और उसमें ऐसे कई सारे खुलासे इस वक्त हो रहे हैं जो आम लोगों को शायद पता नहीं थे, कि सिर्फ राजनीतिक गलियारों में ही घूम रहे थे। उन बातों को अब जो है उसका जिक्र अजीत पवार ने आज अपने भाषण में किया। स्पष्ट रूप से कहा कि हमारे नेता शरद पवार है, लेकिन अभी उम्र हो चुकी है, अब उनको जो है उस पद से निकलना चाहिए। उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए, किसी सरकारी नौकरी अगर हम करते हैं तो उसमें एक वक्त होता है, तयशुदा वक्त रिटायर हो सकते हैं। दूसरा उदाहरण बीजेपी का दिया। बीजेपी में भी अगर देखा जाए तो जो उम्र का तकाजा है वो तकरीबन 75 तक जो है नेता जो है अपने पद पर रह सकता है, लेकिन उसके बाद रिटायर होता है। लेकिन यहाँ पर अपनी पार्टी का जिक्र करते उन्होंने कहा कि अब तक शरद पवार रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो ऐसे में दूसरी जो पीढ़ी आगे बढ़े तो आखिर बढ़े कैसे। तीसरी महत्वपूर्ण बात उन्होंने ये भी कही, कई ऐसे निर्णय हैं जो कि शरद पवार ने स्वयं लिए हैं, लेकिन बावजूद अजीत पवार को विलेन बनाया गया है। मसलन मैं इसका उदाहरण देना चाहूंगा, 2019 के बाद जब अजीत पवार जाकर सत्ता में शामिल होते हैं, शपथ लेते हैं, तो उसके बारे में आज अजीत पवार ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि हमें निर्देश दिए गए थे कि हम जाके बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से बात करें। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रिमंडल किस प्रकार से होगा, इस पर भी चर्चा की गई थी, और पूरा खाका बनाया गया था 2019 का। लेकिन उसके बाद जो है शरद पवार वहां से मुकर गए। एक बात उन्होंने जिक्र ये भी किया कि बीजेपी चाहती थी कि महाराष्ट्र में शिवसेना भी उनके साथ आए और शिवसेना एनसीपी की सरकार जरूर बने। हालांकि उसके लिए एनसीपी मतलब शरद पवार तैयार नहीं थे, और उन्होंने शिवसेना को एक जातिवादी पार्टी कहकर कहा था कि हम उनके साथ में नहीं जाएंगे। ये खुलासा अजीत पवार ने किया। तो अभी जैसे कह रहा था कि जुबानी जंग तेज हो रही है, और ऐसे कई सारी चीजें अब निकलकर सामने आ रही है लोगों के सामने, जो कि अब तक सामने नहीं आई थी। ठीक, लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जिस तरह से अजीत पवार कह रहे हैं कि देखिए मेरा मुंह नहीं खुलवाइए, मुझे बहुत ज्यादा बोलना नहीं है, फिर भी बहुत कुछ बोल गए। लेकिन इस बीच में हमने ये देखा, आप शरद पवार की तस्वीरों का जिक्र कर रहे थे। कल की खबर थी कि शरद पवार ने इस चीज को लेकर आपत्ति की थी कि हमारी तस्वीरों का इस्तेमाल ना करें अजीत पवार वाले गुट। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार एनसीपी में बिल्कुल आर पार की ये लड़ाई है, और इस बार कम से कम ऐसा लग रहा है कि अब तक तो चाचा भारी पड़ रहे थे, लेकिन इस बार लगता है कि शायद बारी भतीजे की है भारी पड़ने की, ऐसा लग रहा है। लाल जी, देखिए, ये इतिहास जो आपको कह सकते हैं ना कि इतिहास दोहराता है, ये कोई ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है। हर परिवारवादी पार्टी में इस तरह के संकट सामने आए हैं। ये संकट आपने देखा है कि मुलायम सिंह की पार्टी को, समाजवादी पार्टी को कैसे अखिलेश ने एक झटके में झटक लिया था, और इलेक्शन कमीशन ने बाद में ये निर्णय दिया था कि जो अखिलेश की जो पार्टी है उसी को उसने असली सपा मान लिया था। तो वो उसके पास में नंबर्स की बात थी,
क्योंकि वो जो अजीत पवार क्लेम कर रहे हैं आज, जिसमें जिला परिषद से लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके और जो उनके नीचे के ग्राउंड वर्कर्स हैं वहां से लेके एमएलए और आप एमपी तक की देखें, उसमें उनके नंबर्स ज्यादा है। अगर ये नंबर्स ज्यादा है तो डेफिनेटली उनका क्लेम जो है वो बन जाता है कि क्योंकि विधायक दल के नेता भी सदन में हैं। और आप इसको हमें याद रखना होगा कि जिस समय में पार्टी की बात होती है तो संगठन, और जब ये बात होती है असेंबली के फ्लोर पे, तो दोनों एक अलग अलग निर्णय से बात चलती है। तो वहां अगर विधायक दल के नेता के रूप में अजीत पवार सामने में आते हैं, आज आपको याद होगा कि उन्होंने जो सारे एमएलए का ये भी दिया था, तो उन्होंने एक व्हिप भी जारी किया था अपनी तरफ से। तो इस व्हिप के से भी बंधे हुए लोग हैं। अभी शरद पवार का व्हिप नहीं चलेगा, ये अभी जो व्हिप है वो उनके भतीजे का ही व्हिप चलेगा पूरी पार्टी पे। तो ये जो पूरे का पूरा कसमकस, ये लीगल जो बैटल है उसको इस रूप में देखना होगा कि ये दोनों गुट जो है वो अपने अपने तरह से अपने कैबिनेट इलेक्शन कमीशन में रख दिया है। ठीक है। अब वहां पे लड़ाई वो सिंबल का है, अब वहां पे लड़ाई नाम का है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अजीत पवार बता रहे थे अभी, जिस तरह से वो अपने मीडिया के सामने में पार्टी संगठन का संबोधित करते हुए जो कह रहे थे, तो वो हर समय जो आप हमारे रिपोर्टर शिशिर भी बता रहे थे उस चीज को कि उन्होंने कहा है कि शरद पवार ने उनको फ्रंट पे रख के हमेशा एक डिच ही किया है। ठीक है। और राजनीति में अगर आप इस तरह से कर रहे हैं कि शरद पवार इसके लिए जाने जाते रहे हैं कि वो इस चीज को एक तरह से शरद पवार को ही एक्सपोज किया है कि 2019 की वो बात कर रहे थे कि सारी चीजें सब कुछ तय हुआ था शरद पवार के साथ में कि बीजेपी को कैसे सपोर्ट करना है, कैसे देवेंद्र फडणवीस के गवर्नमेंट को सपोर्ट करना है। और उसके बाद अचानक जब वो शपथ ग्रहण होता है और उसके बाद अगले दिन वो कहते हैं कि हमारे पास और गूगली है। तो ये सारी चीजें आज एक तरह से शरद पवार की राजनीति को, शरद पवार के उस बड़े पर्सनालिटी को और उनका जो चाणक्य का एक अपना रुतबा रहा है, उस नैरेटिव को ध्वस्त किया है। जी बिल्कुल। रही बात कि ये सर्वाइवल का सवाल जरूर है। 83 इयर्स के हैं शरद पवार, उनको लगता है कि महाराष्ट्र में उनका ये पराजय जो है उसका संकेत पूरे अभी देश में अभी जो विपक्षी एकता की बात हो रही है उसमें वो गलत जाएगा। जी। तो वो इस कोशिश में है कि महाराष्ट्र में खास करके वो मराठा क्षेत्र में घूम भी रहे हैं। तो वो इस बात को बताना चाहते हैं कि अभी भी वो लीडर हैं, लेकिन उनकी लीडरशिप की जो चुनौती है उनको घर से मिली है और शायद लगता है कि इस चुनौती में वो डिफीट हो रहे हैं। जी, यानी कहा जाए तो सीनियर पवार को पावर की लगता है कि तलाश है, लेकिन इस बार लगता है कि पावर के मामले में जूनियर पवार सीनियर पवार पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।